सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। पुरानी पेंशन योजना सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का कवच है। अगले वित्तीय वर्ष से होगी लागू। ओपीएस और एनपीएस में क्या है अंतर, जानें। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान सरकार का बजट 22-23 पेश हो चुका है और इस बजट में राज्य सरकार के जो कार्मिक है उनके लिए एनपीएस की जगह ओपीएस को लागू करने का वादा किया गया है। यानी नेशनल पेंशन स्कीम को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम है वो दोबारा राज्य कर्मचारियों को दी जाएगी, जिसमें कर्मचारियों में खुशी की लहर है। और कर्मचारियों में खुशी की लहर को जाहिर करते हुए कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है और साथ ही मुख्यमंत्री ने भी दोबारा लेटर जारी करके उनका भी आभार व्यक्त किया है और बताया है कि कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का कवच है। ये अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी। साथ ही दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में भी बताया है। ये जो अंतर है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे कि कार्मिक का अंशदान कितना रहेगा, सरकार की पेंशन की गारंटी कितनी है, पेंशन राशि कितनी है, महंगाई भत्ता और पेंशन का रूपांतरण, जीपीएफ के लिए क्या पात्रता है, एनपीएस से राशि का आहरण क्या क्या महत्व है। साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान सरकार के बजट में जो राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू होगी उसके क्या क्या फायदे मिलने जा रहे हैं। यह है वो लेटर जो बताता है कि पुरानी पेंशन योजना सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का कवच है। अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान। यहाँ दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्मचारियों के हित में क्या है। तो उनके लिए हम बात करेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार अपने नागरिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के कर्तव्यों को भली भांति जानते हैं। एक सरकारी कर्मचारी 30 से 35 वर्षों तक सेवा करता है और सेवानिवृत्ति पश्चात पेंशन के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रत्येक निर्वाचित सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह सुनिश्चित करे कि उसके कर्मचारी सुरक्षा की भावना के साथ जीवन निर्वाह कर सके, ताकि वे सुशासन में अपना मूल्यवान योगदान दे सके। सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक आधार को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से सेंट्रल सिविल पेंशन नियम 1972 में किया गया, जिसमें पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेजुइटी रूपांतरित राशि का प्रावधान किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से इस पुरानी पेंशन को दिसंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर 1 अप्रैल 2004 से नई पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस लागू की गई। तो दोस्तों ये एनपीएस प्रणाली है वो 1 अप्रैल 2004 और उससे बाद में जो भी कर्मचारी आए उनके लिए ये एनपीएस की प्रणाली थी। तो नई पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस अपने वर्तमान स्वरूप में समस्याग्रस्त है और पूरे देश में कर्मचारी अब पुरानी पेंशन की पुनर्बहाली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि नई पेंशन प्रणाली कर्मचारियों के वर्तमान और सेवानिवृत्ति पश्चात आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सीजीएस की रिपोर्ट संख्या 13 वर्ष 2020 द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने भी नई पेंशन की प्रभावशीलता उसके तहत कर्मचारी को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी को लेकर सवाल उठाए हैं। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी की गाढ़ी कमाई से एकत्रित किया गया सेवानिवृत्ति का शेष कोष शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के अधीन हो जाता है। अर्थात ये जो राशि हमारी होती है एनपीएस के तहत उसको शेयर मार्केट में लगाया जाता है। शेयर मार्केट में छोटी सी घटना को लेकर उथल पुथल मच जाती है। साथ ही दोस्तों वर्तमान में यूक्रेन जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय शेयर बाजार जब औंधे मुंह गिरता है तो कर्मचारी की धड़कनें बढ़ जाती है और उनकी सामाजिक सुरक्षा पर जोखिम के बादल मंडराने लगते हैं। और साथ ही ऐसा जब किसी कर्मचारी के सामाजिक आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है तो वह पूर्ण क्षमता के साथ काम नहीं कर सकता और सुशासन में अपना मनोयोग से नहीं दे पाता। पेंशन फंड की राशि का शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है, जहां हमेशा जोखिम रहता है और एनपीएस के लागू होने के 17 साल बाद भी सुरक्षा की जब कोई गारंटी न हो तो ऐसे में कर्मचारियों के मन में वृद्धावस्था के समय असुरक्षा का डर होना स्वाभाविक है। तो राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के हितों की रक्षा और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 1 जनवरी 2004 के पश्चात राजकीय सेवा में आए सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल करने का निर्णय लिया है। अर्थात 1 जनवरी 2004 के पश्चात जो भी सेवा में आए हैं राजकीय सेवा में, उन सभी कर्मचारियों को ओपीएस दी जाएगी। साथ ही 23 फरवरी 2022 को अपने बजट भाषण में पुरानी पेंशन को अगले वित्तीय वर्ष से लागू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बजट जब पेश हुआ था 23 फरवरी 2022 को, उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन प्रणाली को अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा। इस निर्णय को न केवल राजस्थान सरकार के बल्कि सभी राज्यों के कर्मचारियों ने स्वागत किया। सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच में पूर्व में मुख्य अंतर पेंशन ही था। सरकारी नौकरियों में एक तय सीमा से अधिक वेतन नहीं हो सकता, परंतु
वेतन से भविष्य की सुरक्षा के कारण प्रतिभाशाली युवा सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देते थे। ऐसे में देखने आया है कि नई पेंशन प्रणाली लागू होने के बाद प्रतिभाशाली युवाओं का सरकारी नौकरी की तरफ रुझान कम हो गया था और पुरानी पेंशन प्रणाली को पुनः लागू करने के निर्णय से भविष्य में अधिक संख्या में प्रभावशाली युवा राज्य की सेवा की तरफ आकर्षित होंगे। साथ ही ये बताया गया है कि जो ओपीएस है, ओपीएस के बारे में कहा जाता है कि इससे सरकारों पर वित्तीय भार बढ़ेगा तथा विकास व जन कल्याण के कार्य प्रभावित होंगे। यहाँ यह तथ्य समझना जरूरी है कि जब पुरानी पेंशन लागू थी तो उस समय भी देश में प्रत्येक क्षेत्र में शानदार तरक्की थी। पुरानी पेंशन के कारण विकास और जन कल्याण के कार्य में कभी भी कटौती नहीं की गई है। राजस्थान सरकार ने अनेक घटकों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन को पुनः बहाल किया है। इस प्रणाली के तहत कर्मचारी को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% प्लस महंगाई भत्ते के साथ पेंशन की गारंटी मिलती है। तो दोस्तों, जो ओपीएस लागू होगी तो ओपीएस के तहत कर्मचारी को अंतिम मूल वेतन का, जो उसका लास्ट मूल वेतन होगा, उसका 50% प्लस महंगाई भत्ता यानी डीए के साथ पेंशन की गारंटी मिलती है। सेवानिवृत्ति के समय तथा सेवा काल के दौरान अगर निधन की स्थिति में उस कर्मचारी और उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए ग्रेजुइटी भी दी जाती है। तो उस बात का भी ये एनपीए ओपीएस में जिक्र है। ओपीएस में ग्रेजुइटी भी है। सेवानिवृत्ति के समय या सेवा काल के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए ग्रेजुइटी दी जाती है। ग्रेजुइटी की राशि कैसे की गणना कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही एनपीएस के तहत इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसकी तुलना हम कैसे करेंगे, तो इस तालिका के माध्यम से आप जान सकते हैं। जैसे कर्मचारी का जो अंशदान रहता है वो पुरानी पेंशन प्रणाली में किसी तरह का कोई अंशदान नहीं रहता है, जबकि नवीन पेंशन प्रणाली में 10% रहता है। मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता यानी बेसिक प्लस डीए का 10% है वो एनपीएस के तहत हमारा काटा जाता है। सरकारी पेंशन की गारंटी जो एनपीएस में बिल्कुल ही नहीं है और ओपीएस में है। साथ ही पेंशन की जो राशि है अंतिम वेतन का 50% मासिक मिलता है और महंगाई भत्ता भी उनको दिया जाता है। साथ ही अंतिम वेतन से कोई संबंध नहीं है और अनिश्चित है एनपीएस। महंगाई राहत इसमें दी जाती है, इसमें नहीं दी जाती है। पेंशन का रूपांतरण 33% तक है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। जीपीएफ के लिए पात्रता है इसमें पुरानी पेंशन में और एनपीएस में नहीं है। राज्य सरकार ने वैकल्पिक रखा है। साथ ही एनपीएस से राशि का आहरण पुरानी पेंशन के योजना के तहत हाँ है और नवीन पेंशन के तहत वर्ष 2015 के बाद जमा राशि का 25% कारण बताने पर ही आप निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करें इसके फायदे, जो ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना लागू होगी तो उसके तहत कर्मचारियों को मिलेगी जीपीएफ की सुविधा। वेतन से नहीं होगी कोई कटौती। आखिरी वेतन का 50% है वो गारंटेड पेंशन आपको दिया जाएगा। ग्रेजुइटी में आखिरी सैलरी के आधार पर 16.5 महीनों के पैसे। साथ ही साल में 2 बार महंगाई भत्ता और जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा। सेवा काल में मृत्यु पर 20 लाख की डेथ ग्रेजुइटी और परिवार के सदस्य को नौकरी भी इसमें मिलेगी। रिटायरमेंट के समय जीपीएफ निकासी पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं होगा। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल अलाउंस और मेडिकल बिलों का भी होगा भुगतान। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे एक और बात की गई है कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना के कार्मिकों के लिए नई पेंशन प्रणाली लागू नहीं की गई है, यानी उसके लिए अभी भी ओपीएस ही है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि पुरानी पेंशन योजना इन कार्मिकों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। रक्षा मंत्रालय ने के अधीन सैन्य बल, इंडियन कोस्ट गार्ड के कार्मिकों के लिए नवीन पेंशन प्रणाली लागू की गई, जबकि इस सेवा के जवान भी सैन्य बलों की तरफ पूर्ण मुस्तैदी के साथ कठोर चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसी ही सेवाएं बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी इत्यादि कार्मिक भी करते हैं। उन्हें एनपीएस के तहत कवर किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। ऐसी स्थिति में दो अलग अलग प्रकार की पेंशन प्रणाली रखना न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध भी है। सीएजी के ने नवीन पेंशन प्रणाली की ऑडिट रिपोर्ट में इस व्यवस्था के क्रियान्वयन, आयोजन और निरीक्षण को लेकर चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा किया है। सीएजी की उक्त रिपोर्ट में पैरा संख्या 3.2 के अनुसार एनपीएस के लागू होने के 15 वर्षों बाद भी इसके तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों, सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस योजना के संबंध में टिप्पणी करते हुए सीएजी ने उक्त रिपोर्ट के पैरा संख्या 3.9 में लिखा है कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इस योजना का प्रत्येक 2 वर्षों में कोई विमांकित मूल्यांकन किया गया है, न ही फंड की व्यवहारिकता
के आंकलन हेतु कोई पद्धति अथवा यंत्र अपनाया गया है। सीएजी ने एनपीएस के क्रियान्वयन को लेकर उक्त रिपोर्ट के पैरा संख्या 4.1.3 में कहा है कि इस योजना के लागू होने के 15 वर्षों के बावजूद भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि पात्र कर्मचारियों को इस योजना के तहत 100% कवर किया गया है। उक्त सभी आपत्तियां गंभीर है जो कर्मचारी की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालती है। केरल, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों ने कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए एनपीएस की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय समितियां गठित की है। पश्चिम बंगाल में सरकार ने एनपीएस को अभी तक लागू नहीं किया है। आगे बात करें इसी के संबंध में तो नवीन पेंशन प्रणाली तैयार करते समय सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारी को देय पेंशन की राशि पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस कारण पूरे देश में कर्मचारियों ने असुरक्षा की भावना है। यदि नवीन पेंशन प्रणाली इतनी ही अच्छी और पवित्र है तो फिर द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने फरवरी 2020 की अपनी रिपोर्ट में न्यायिक सेवाओं में एनपीएस लागू नहीं करने की अनुशंसा क्यों की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 20 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार को लिखे अपने पत्र में कर्मचारियों के मानवाधिकार की रक्षा के खातिर एनपीएस की समीक्षा हेतु समिति गठित करने के लिए भी कहा है। साथ ही दिनांक 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों में से अब तक जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति हुई है उन्हें या तो कोई पेंशन नहीं मिली है अथवा इतनी कम पेंशन प्राप्त हुई है कि वे अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। इस दृष्टि से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अपने उद्देश्य को पाने में विफल रही है। आरंभ में नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन और ग्रेजुइटी का भी प्रावधान नहीं था जिसे सरकार ने बाद में लागू करना पड़ा। राजस्थान सरकार ने एनपीएस के बावजूद अपनी विकास योजनाओं के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं किया है। पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद भी सरकार ने विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे। एनपीएस के कारण कर्मचारियों में व्याप्त चिंताओं से राजस्थान सरकार पूरी तरह वाकिफ है। पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने का निर्णय लिया है। 2 प्रकार की पेंशन योजनाएं रखकर कर्मचारियों के साथ भेदभाव करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। तो साथियों ये थी एनपीएस को लेकर और ओपीएस को लेकर कुछ बातें जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।